हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट 6। यस, इसके पहले हमने 5 पार्ट्स बना लिए हैं और ये हमारा 6 पार्ट है। ऐसे टोटल 11 पार्ट्स हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट के। इस 6th पार्ट में हम लोग सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27 एंड 29 देखने वाले हैं। यस, पार्टनरशिप एक्ट के ये 6 सेक्शंस जो हैं 23, 24, 25, 26, 27, 29 ये सेक्शंस हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं ये सेक्शंस और क्या है ये। सबसे पहला सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 कहता है इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। अब यहां पर एडमिशंस का मतलब है रिप्रेजेंटेशंस। क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशंस। इसका बेसिक मैं आपको अगर पहले हिंदी में बता दूं, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो भी पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, जो भी पार्टनर जब थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, जो बोलता है, जो प्रॉमिस करता है, वो सिर्फ उसे ही नहीं, फर्म को बाकी सब पार्टनर्स भी लायबल होते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, रूल कहता है पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर and can they make binding admissions but only in relation to partnership transactions which are in the ordinary course of business. The admission or representation will not, however, bind the firm if the authority is limited and the other party knows of this restriction. Very important. Clear hai? Sure about this? Everybody, the section speaks that any representation made be in evidence against the firm, that is to say they will affect the firm when tendered by third parties. They may not have the same effect in case of dispute between the partners themselves. So इतना ही समझना है कि अगर समझ लीजिए there are 3 partners A, B and C और किसी थर्ड पार्टी के साथ कभी जब डील होती है, तो और समझ लीजिए मिस्टर सी ने थर्ड पार्टी के साथ डील की और डील करते वक्त कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए, कुछ प्रॉमिसेस दिए, यस, कुछ गारंटीज दी। तो याद रखना ये गारंटीज, ये प्रॉमिसेस, ये रिप्रेजेंटेशन, ये सब ना ही सी पर, बट ये जो एबीसी की जो फर्म है, जिस फर्म का नाम है यूनिक सॉल्यूशंस, इसको लागू होगा, इसको बाइंडिंग होगा। बिकॉज पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ ईच अदर, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स ने बोला, इसका मतलब फर्म ने बोला। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी। सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। अभी इसका मतलब क्या, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं। ये इसका बोलने का मतलब ये है कि नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, इसका मतलब इज इक्वल टू नोटिस टू ऑल पार्टनर। यस, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर इज इक्वल्स टू नोटिस टू ऑल पार्टनर। आप समझे? इसका मतलब यह है कि अगर कोई थर्ड पार्टी को फर्म को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो सिर्फ एक्टिव पार्टनर को नोटिस देगा। एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिल गई, इसका मतलब सब पार्टनर्स को नोटिस मिल गई। कभी भी थर्ड पार्टी जाके हर पार्टनर को नहीं बताएगा। जो आपका वर्किंग पार्टनर है, जो आपका वो पार्टनर जो डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करता है, वो सिर्फ उसको नोटिस दे तो ये वो मान लेगा कि सबको नोटिस आ गई, सबको पता चल गया। अब यहां पर रूल कहता है द नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ फर्म, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन संभालता है ऑन द रिलेटिंग टू द अफेयर्स, ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म।
मतलब उसको नोटिस दिया, मतलब सबको नोटिस दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां से शुरू होता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। इसका मतलब यह है, लेकिन अगर जो एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिलती है वो एक्टिव पार्टनर और थर्ड पार्टी मिलकर कोई फ्रॉड अगर कर रहे हो, ओके, एक्टिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी मिलकर अगर कोई फ्रॉड कर रहे हो, तो याद रखना नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर will not be considered as notice to all। अब समझा ये दूसरा पॉइंट। मतलब अगर आपका एक्टिंग पार्टनर है वो भी खुद मिला हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, और अगर वो मिलकर फर्म को लूटना चाह रहा है, तो जो बाकी के इनोसेंट पार्टनर्स हैं दे विल नॉट बी लाइबल, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इफ दे हैड द नोटिस। तो इसीलिए यहां पर देखिए मैंने येलो में लिखा है ऊपर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नोटिस इज टू वन इज इक्विवेलेंट टू नोटिस टू द रेस्ट ऑफ पार्टनर्स जस्ट एज अ नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। सही है। The notice must be actual and not constructive. It must be received by the working partner and not by sleeping partner। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो वर्किंग पार्टनर है उसको नोटिस मिला मतलब सबको नोटिस मिला। It must further relate to the firm's business, only then it will be considered as a valid notice to firm। Sure about this? पक्का एवरीबडी? तो इतना याद रखना है, अगर एक्टिव पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी कुछ बोलता है, इसका मतलब उसने सब पार्टनर्स को बोल दिया। बाकी के पार्टनर्स कभी जाकर थर्ड पार्टी को ये ना बोले कि हमें तो बोला ही नहीं। अरे भाई, आपके एक्टिव पार्टनर को बताया है, आपके वर्किंग पार्टनर को बताया है, और उसको बताया मतलब सबको बताया। हमारे वर्किंग पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी पार्टनर्स को सब बताए। श्योर। लेकिन मैंने आपको अभी नीचे क्या बोला, हमारा एक वर्किंग एक्टिव पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ मिलकर फर्म पर कोई फ्रॉड करता है, तो बाकी पार्टनर्स उस फ्रॉड के लिए लायबल नहीं होंगे। कल जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। कल जाकर थर्ड पार्टी ये नहीं कह सकता कि नोटिस टू वर्किंग मतलब नोटिस टू ऑल, मतलब आपको भी नोटिस था तो नाउ यू आर लायबल। बिल्कुल भी नहीं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? चलिए क्वेश्चन सेक्शन 25। अब सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 बस इतना ही कहता है कि हर पार्टनर की यहां लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली है for all the acts which come under the scope of the express or implied authority. So this is because that all the acts done within the scope are the acts done toward the business of firm. So obviously the act of firm means any act or omission by all partners or by any partner or agent which gives right to the enforceable by or against the firm. Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary कि वो act of firm हो, मतलब in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was a partner। मतलब simple है, अगर पार्टनर कुछ करता है और वो एक्शन की वजह से पार्टनर का एक्शन करना मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ फर्म। एनी एक्ट डन बाय पार्टनर is considered as act of firm, right? Any act done by partner is considered as act of firm, and therefore all partners का liability is jointly and severally। Sure about this everybody? थर्ड पार्टीज के लिए सब लोग जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। कोई पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने थोड़ी ना वो काम किया। अरे भैया, वी नो दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल फॉर अनदर। तो एक पार्टनर का करना मतलब फर्म का करना। तो हर एक पार्टनर कोई भी पार्टनर के एक्शन के लिए जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू थर्ड पार्टीज। श्योर? पक्का? एवरीबडी क्लियर है?
इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स है और उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क किया था। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क मतलब किसी के ट्रेडमार्क का कॉपी करना, और उस कॉपी करने में जब थर्ड पार्टी ने केस किया और पता चला कि ये दो छोड़ को और भी 3 पार्टनर्स थे, तो गाइज नॉट ओनली दोस 2 बट ऑल 3 विल बी लाइबल। सो एक्ट ऑफ वन इज एन एक्ट ऑफ फर्म। अब क्वेश्चन सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है द फर्म इज लाइबल जस्ट लाइक अ पार्टनर अगर थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस या इंजरी हुई तो। ध्यान से देखिए, अगर थर्ड पार्टी को कोई भी तरह का नुकसान पहुंचता है, किसके वजह से नुकसान पहुंच रहा है? यस, किसके वजह से नुकसान पहुंच रहा है? बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर इफ दे आर डन बाय द पार्टनर वाइल एक्टिंग। एज सिंपल एज दैट। सो अगर कोई पार्टनर की स्टूपिडिटी के वजह से, ग्रॉस नेग्लिजेंस के वजह से थर्ड पार्टी को कोई लॉस या इंजरी होती है, तो फर्म विल बी लाइबल subject to that person has acted in the ordinary course of business and had the authority of partners। अगर सब पार्टनर्स की उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी थी और उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस रिलेटेड ही कुछ काम किया है, लेकिन वो काम गलत हो गया और थर्ड पार्टी को उससे नुकसान पहुंच गया, तो फिर फर्म को भर के देना पड़ेगा। रूल कहता है, if the act in the question can be regarded as authorized and as falling within either of the categories mentioned in 26, the fact that the method employed by the partner was unauthorized or wrongful will not affect the question. All the partners in a firm are liable to third party for any loss caused to him by the negligence act of a partner in the ordinary course of business. So as simple as that। जैसे मैंने आपको बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस ये वाली लाइन पे करना है, ये वाली लाइन पर पूरा अच्छी तरह से। ये 2 लाइन को बस अच्छी तरह से समझिए। किसी एक पार्टनर की गलती या नेग्लिजेंस के वजह से अगर थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचता है, तो द फर्म विल बी लाइबल फॉर सच, द फर्म विल बी लाइबल फॉर दैट इंजरी और लॉस। श्योर? क्वेश्चन, अरे वाई क्वेश्चन सेक्शन, ये ऑनलाइन लेक्चर्स रोज 12-12 घंटे, एंड देन ऑब्वियसली वन इज प्रैक्टिकल, वन इज थ्योरी। सो अगेन एंड अगेन मुंह से क्वेश्चन निकल रहा है। सो इट्स सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। नाउ व्हाट इज, किसका मिस एप्लीकेशन? तो यहां पर 2 मिस एप्लीकेशन की बात हुई है। एक प्रॉपर्टी एंड मनी, प्रॉपर्टी एंड मनी, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। तो ध्यान से देखना, अगर कोई पार्टनर है जो अपनी अथॉरिटी में रहकर फर्म के बिहाफ पर उसे कोई पैसे या प्रॉपर्टी मिलते हैं थर्ड पार्टी से, और वो उसे मिस अप्लाई कर देता है, गलत चीजों के लिए या अनऑथराइज पर्पस के लिए खर्च कर देता है, या तो फिर एक फर्म को कुछ पैसे या प्रॉपर्टी मिली थी और ये पैसे या प्रॉपर्टी कोई पार्टनर मिस यूज कर देता है while it was in the custody of firm, तो याद रखना द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। अब आप बोलेंगे सिर्फ दोनों पॉइंट सेम लग रहे हैं। दोनों पॉइंट बिल्कुल भी सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है दोनों पॉइंट में, समझिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एक पार्टनर, देखिए ये थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ने एक पार्टनर को कुछ पैसे दिए या प्रॉपर्टी दी, और उस पार्टनर ने क्या कर दिया? उस पार्टनर ने उसका मिसयूज कर दिया। ये कह रहा है फर्स्ट बिट। अब बी बिट कह रहा है एक फर्म है जिसको पैसे या प्रॉपर्टी दी थी, किसने? थर्ड पार्टी ने। और इस फर्म का जो पार्टनर है उसने क्या किया? जो पैसे फर्म या
प्रॉपर्टी फर्म के पास थी उसको मिसयूज कर दिया। आप समझ रहे, दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले बिट में थर्ड पार्टी ने आपको ही डायरेक्ट हाथ में पैसे दिए थे या आपको ही डायरेक्ट प्रॉपर्टी दी थी, यू कलेक्टेड इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड मिसयूज्ड इट। इन द सेकेंड केस it was given to the firm, it was within the custody of the firm, और आपने फिर वहां से लेकर उस पैसों का मिसयूज कर दिया। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही केस में थर्ड पार्टी को भर के देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? सेक्शन 29, सेक्शन 29 अब क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 कहता है, अब अगर आप देखेंगे, let us say there are 3 partners in a firm A, B, C, और अब C ने क्या किया है, C ने इस फर्म में जो अपना इंटरेस्ट है उसे मिस्टर डी को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। यस, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर सी को हम क्या बोलेंगे? सी को हम बोलेंगे ट्रांसफरिंग, अरे यस और नो, या ट्रांसफरर। ट्रांसफरर। और डी को बोलेंगे ट्रांसफरी। अब ये जो आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, इट कैन आइदर बी अ सेल और अ मॉर्गेज। ओके, देखिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, पार्टनर फर्म में 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। अब सी का जो फर्म में इंटरेस्ट था, लेट अस से फॉर एग्जांपल उसने डी को मॉर्गेज कर दिया, तो दिया किसने? सी ने, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। किसको दिया? डी को, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। यस और नो? तो ये सेक्शन अब बता रहा है यहां पर कि मिस्टर डी के क्या राइट्स हैं। यस, मिस्टर डी के क्या राइट्स हैं। तो रूल कहता है जब तक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, सच ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड। नॉट का मतलब उसके पास ये परमिशन जो अब नीचे हम पढ़ेंगे वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो अभी भी ट्रांसफर ही है, वो पार्टनर नहीं बना, तो उसके पास पार्टनर वाली हरकतें ना करे वो। तो क्या क्या नहीं कर सकता वो? फर्स्ट, वो बिजनेस में इंटरफियर नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में इंटरफियर कौन करता है? पार्टनर। यहां पर पार्टनर कौन है? डी है क्या? नहीं, यहां पर पार्टनर कौन है? सिर्फ ए, बी और सी। ये तो सी और डी का अपना इंटरनल मामला है, उसमें बाकी के लोग क्या करें, तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेकंड, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते, हिसाब किताब नहीं मांग सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते क्योंकि आप पार्टनर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफरी है। आपको एक आधे पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो आप बुक्स इंटरफेयर ना करें, बुक्स को चेक नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं मांग सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही काम है, उस फर्म में जो हमारा ट्रांसफरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, हाँ वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा। एंड यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज एग्रीड बाय अदर पार्टनर्स। बाकी के पार्टनर्स जो हिसाब किताब बताकर आपको कह रहे हैं कि देख भाई मिस्टर सी होता ना तो उसको इतना हिस्से में आता, तो आपको वो मिलेगा। आप चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं तुम कम बता रहे हो, तुम मुझे पूरा नहीं दे रहे हो। बाकी के पार्टनर्स जो बुक मेंटेन कर रहे हैं और उसमें जितना सी का प्रॉफिट बनता है वो डी को मिलेगा। हाँ, अब ये सब कब कब करना है, ये सब था कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब तक फर्म चल रही है। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक फर्म चल रही थी
ट्रांसफरी ना बिजनेस में अपनी टांग अड़ा सकता है, ना हिसाब किताब मांग सकता है, ना बुक्स चेक कर सकता है। उसे तो बस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जितना सी का बनता था और उसे वो चुपचाप ले लेना है। लेकिन समझ लीजिए अब हो रहा है फर्म का डिसोल्यूशन। फर्म का क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। मतलब एक तो फर्म ही डूब रहा है या मिस्टर सी, यहां पर मिस्टर सी हमारे ट्रांसफरिंग पार्टनर है, वो छोड़ रहे हैं। तो अब ऐसे समय पे उसे मतलब किसे? डी को शेयर ऑफ असेट्स ऑफ फर्म मिलेगा जो मिस्टर सी को मिलने वाला था, and for the purpose of asserting the shares he is also entitled to an account from the date of dissolution. Sure about this? इसका मतलब जब तक पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसके पास कोई भी तरह का अधिकार नहीं है बुक्स को चेक करना, हिसाब किताब मांगना। वो चुपचाप अपना प्रॉफिट में शेयर ले जो सी का बनता है और खत्म। लेकिन जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो गई या मिस्टर सी जो हमारे इस केस में ट्रांसफरिंग या ट्रांसफरर हैं वो अगर रिटायर होकर फर्म छोड़ रहे हैं तो ऐसे समय में मिस्टर डी आपसे पूरा हिसाब किताब मांग सकते हैं और उन्हें इस फर्म में जो भी मिस्टर सी का असेट्स का प्रॉपर्टी का शेयर था वो मिस्टर डी को मिलेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो ये थे हमारे ये पार्ट के सेक्शंस। होप यू लाइक दिस। If there's any doubt, please ask in the comment sections. Thank you very much.